हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको मेरे सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जो भी स्टूडेंट्स 11th एंड 12th के पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर इसके लिंक्स सेंड कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। जल्दी ही मैं 11th क्लास की वीडियोस भी है वो अपलोड करने वाली हूँ। अभी हम सिर्फ 12th क्लास के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे मेरा यूनिट 2 आई थिंक 2 या 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा ये यूनिट, तो जैसे ही हमारा यूनिट 2 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का कंप्लीट होता है उसके बाद डेली एक लेक्चर +1 क्लास का और एक लेक्चर +2 क्लास का जो है अपलोड करने का मैंने प्लान बनाया है, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूंगी। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस है वीडियोस के रिगार्डिंग या व्हाटएवर चेंजेस आप चाहते हैं लेक्चर्स के अंदर, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है सजेशन बॉक्स में अपने कमेंट्स या सजेशंस जो हैं ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे इस टॉपिक के अंदर जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था, ठीक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, उसका एक ही न्यूमेरिकल हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। तो आज हम उसी टॉपिक के 2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे और इसके बाद एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स भी जो है वो एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है, इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है इट इज एन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, यानी आपके पास कोई नाइक्रोम मटेरियल है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया हुआ है 230 वोल्ट सप्लाई से, यानी कोई कंडक्टर हमें दिया है जिसको हमने 230 वोल्ट से सप्लाई से वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। अब वो कहते हैं ये जो कंडक्टर है वो ड्रॉ करता है इनिशियल करंट ऑफ 5.6 एम्पियर, यानी पहले तो ये कंडक्टर 5.6 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है, which settles after a few seconds to a steady value of 2.3 एम्पियर, यानी थोड़ी देर के बाद ये जो करंट है जो 5.6 एम्पियर था पहले सेटल डाउन होके कितने में कन्वर्ट हो गया 2.3 एम्पियर पे कुछ समय के बाद। What is the steady temperature? अब क्वेश्चन में क्या पूछा, What is the steady temperature of the heating element? Heating element यानी इस नाइक्रोम का स्टेडी टेम्परेचर क्या है, हीटिंग एलिमेंट का यानी नाइक्रोम का स्टेडी टेम्परेचर हमें निकालना है। अगर हमें रूम टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी अब देखो अगर कोई भी मेटालिक कंडक्टर है या किसी भी टाइप का कोई कंडक्टर है, जब वो आप किसी वोल्टेज सोर्स से उसको कनेक्ट करोगे तो उसने करंट स्नैच करना है और हमें जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग पता है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस विद इन एनी मेटालिक कंडक्टर और एनी कंडक्टर H दैट इज इक्वल टू I² R मल्टीप्लाइड विद T, यानी अगर करंट पास होगा रेजिस्टेंस करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस और ये टाइम है, टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग विद इन द मेटालिक कंडक्टर। अगर हम करंट को किसी भी मेटालिक कंडक्टर का जिसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है किसी फाइनाइट टाइम के लिए उस करंट को पास ऑन करेंगे तो आपके पास वो एलिमेंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एलिमेंट हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कोई एलिमेंट हीट होगा यानी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अब यही हमारा क्वेश्चन है कि स्टडी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है हीटिंग एलिमेंट का दैट इज 27 डिग्री। स्टडी टेम्परेचर हमें हीटिंग एलिमेंट का फाइंड आउट करना है और प्रीवियस टेम्परेचर जो था वो कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी एक टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरा नया टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज नहीं दी हैं तो वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को यूज करके। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, और फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज R1। एक रेजिस्टेंस हम निकालेंगे R1, ठीक है। तो पहली रेजिस्टेंस जो R1 है, सबसे पहले आपके पास जब बैटरी से आपने इस नाइक्रोम के मटेरियल को जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया था तो इसने कितना करंट स्नैच किया था दैट इज 5.6 एम्पियर, और हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब करंट आपके पास दो हैं, एक करंट तो है 5.6 एम्पियर और दूसरा करंट क्या है 2.3 एम्पियर, यानी रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, वोल्टेज तो सेम ही है दैट इज 230 वोल्ट और करंट सबसे पहला है I1, तो वोल्टेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें दैट इज 230 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो पहले थी वो कितनी थी 5.6 एम्पियर। अब यहाँ से डेसिमल मैंने रिमूव किया तो ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया 10। अगर हम देखें तो 23 के टेबल पे 2s are 56 आता है, इन दोनों को कट करें ऊपर आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 2
और 2 को 10 से कट करें तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 आंसर आपका कितना आ गया 50 ओम। यानी आपको पहला रेजिस्टेंस R1 मिल चुका है। अब हम सेकेंड रेजिस्टेंस निकालेंगे R2। अब वो कहते हैं आफ्टर सम टाइम जो आपका करंट है वो स्टेडी वैल्यू पे फिक्स हो जाता है, और उस स्टेडी वैल्यू का आंसर कितना है 2.3 एम्पियर। यानी रेजिस्टेंस R2 निकालेंगे कुछ देर के बाद, रेजिस्टेंस बदल के क्या बन गई R2, और उसकी वैल्यू क्या है V डिवाइडेड बाय करंट कितना है I2। अब V की वैल्यू तो आपकी सेम है, वोल्टेज जो हमने अप्लाई की हुई है उस एलिमेंट के साथ, नाइक्रोम एलिमेंट के साथ वो 230 ही है, लेकिन अब करंट कितना स्नैच हो रहा है दैट इज 2.3। अगर हम डेसिमल को रिमूव करें 10 ऊपर आ गया, इन दोनों को कट करें तो ऊपर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो आंसर आपका क्या बन गया 100 ओम। अब आप क्लियरली देखें, जब आपका रेजिस्टेंस 50 ओम था तो आपके पास करंट था 5.6 एम्पियर, यानी करंट ज्यादा था रेजिस्टेंस कम था। जब हमारा रेजिस्टेंस 100 ओम का हो गया है तो आपके पास करंट कितना रह गया है 2.3 एम्पियर, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू क्या कर गई डिक्रीज कर गई, है ना। अब हमें पूछा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। अब स्टेडी टेम्परेचर के ऊपर करंट की स्टेडी वैल्यू कितनी है 2.3 एम्पियर, यानी इस 2.3 एम्पियर की वैल्यू जब हमने करंट की यूज की है उस लेवल के ऊपर, यानी R2 रेजिस्टेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस 100 ओम है, इस टाइम का जो टेम्परेचर है जिसे स्टेडी टेम्परेचर कह रहे हैं, इसी की वैल्यू हमें पूछी हुई है, क्योंकि क्लियरली हमें बोला है कि 5.6 एम्पियर पहले करंट था which settles after a few seconds to a steady value 2.3 एम्पियर। इस स्टेडी वैल्यू पे हमने स्टेडी रेजिस्टेंस R2 फाइंड आउट कर ली, और स्टेडी टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें कौन सा टेम्परेचर निकालना है T2 की वैल्यू निकालनी है, और रूम टेम्परेचर यानी पहले का टेम्परेचर हमें दिया था और वो वैल्यू T1 हो गई, और T1 की वैल्यू क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। अब काम करते हैं यूनिट्स पे। क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, और अल्फा की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी अल्फा में सेल्सियस स्केल में काम हो रहा है। तो हमने टेम्परेचर T1 हमें सेल्सियस में ही दिया था, तो T2 का आंसर भी हमारा किस में निकलेगा सेल्सियस के अंदर, यानी यहाँ से हमें R1 R2 मिल चुका है, T1 गिवन है और T2 फाइंड आउट करना है, और अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है, और अल्फा की वैल्यू क्या है दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। अब हम इसे दोबारा रीराइट कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब मैंने R1 की वैल्यू निकाली है 50, मैंने अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी रिटन हियर, R1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 50 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है दैट इज 100 ओम। उसके बाद T2 टेम्परेचर यानी स्टडी टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, और T1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें सबसे पहला फॉर्मूला अल्फा का ही हम यूज कर लेते हैं। अब अल्फा का फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा है, ये फॉर्मूला क्या था चेंज इन द रेजिस्टेंस यानी डेल्टा R पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जिसे R1 R0 जो मर्जी सपोज कर लो, पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर यानी डेल्टा T। अगर मैं इसी को एक्सपैंड करूं तो इट कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा विद T2 माइनस T1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। R2 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट 100, तो R2 की वैल्यू लिखी 100, R1 की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू, सॉरी दिस इज R1 की वैल्यू क्या है दैट इज 50, R1 है यहाँ पे, R1 की वैल्यू क्या है 50, और इसको मैं एक बार डेल्टा T ही ले रही हूँ, ठीक है। अब हमें डेल्टा T में से कुछ एक फैक्टर निकालना है, अल्फा हमें गिवन है, तो इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस करें, डेल्टा T को उठा के हम इधर रख सकते हैं और अल्फा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी विल गेट डेल्टा T इज इक्वल टू 100 माइनस 50 क्या बन गया 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड विद अल्फा। 50 से 50 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो वैल्यू लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। अब ये सेल्सियस इनवर्स न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे यूनिट डिग्री सेल्सियस आ गया, 10 की पावर -4 ऊपर शिफ्ट होगा तो 10 की पावर +4, और नीचे कितना है 2.5 को हम 25 और 10 ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको कट कर दो, 5 के टेबल पे भी कट करें तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 5। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा T इज इक्वल टू, अब इसे मैं 10 की पावर 4 को 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हैं,
साथ में 2 है और नीचे क्या चल रहा है 5। 5 के टेबल पे इन दोनों को फिर से कट करें तो यहाँ पे क्या आ गया 20। अब 20 इंटू 4 ये क्या बन गया 40। 40 के साथ 2 zeros और हैं यानी ये क्या बन गया 4000 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी हमारे पास आ चुका है जिसका आंसर कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को रब कर रही हूं मैं। तो हमने डेल्टा टी फाइंड आउट कर लिया। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू क्या थी T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 4000 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट हमें करना है T2 और T1 हमें गिवन है 27 डिग्री। तो यानी ये बन गया T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4000 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर T2 टेम्परेचर जो है वो बन गया 4000 प्लस 27 यानी 4027 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर आंसर जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फर्स्टली राइट डाउन द स्टेटमेंट। अब आपके पास अ सिल्वर वायर क्वेश्चन है अ सिल्वर wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस यानी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू हमें दे दी है इनिशियली। एंड द रेजिस्टेंस और उसका रेजिस्टेंस जो है वो 2.7 ओम है एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी R2 एंड T2 भी आपको गिवन है। और क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा। तो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आपको R1 की वैल्यू दे दी है 2.1 ओम और T1 की वैल्यू क्या दे दी है 27.5 डिग्री सेल्सियस गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरा वैल्यू R2 का दिया है विच इज 2.7 ओम और टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या दे दी है 100 डिग्री सेल्सियस। टारगेट है अल्फा को फाइंड आउट करना। तो अल्फा का तो सिंपल सा फॉर्मूला है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन द रेजिस्टेंस यानी डेल्टा R पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R1 पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T। तो डेल्टा R को ओपन करें तो लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 विद T2 माइनस T1। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। R2 की वैल्यू इज गिवन टू बी 2.7, R1 की है R1 की वैल्यू गिवन है 2.1 डिवाइडेड बाय R1 यानी 2.1 इंटू T2 यानी 100 माइनस T1 27.5। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब इसके बाद सिर्फ 2.7 और 2.1 को सब्सट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.6 नीचे 2.1 और 100 में से अगर हम 27.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 72.5। सिर्फ हमें इन फैक्टर्स को सॉल्व ही करना है। डेसिमल से डेसिमल को कट कर दें और यहाँ से डेसिमल कट करें तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो दिस फैक्टर्स बिकम 60/21 इंटू 725। बस इसे सॉल्व करना है तो आपका आंसर बनेगा। तो इसे अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आंसर आना है तो 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स के अप्रॉक्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा ये कैलकुलेशंस करने के बाद। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं दीज टू न्यूमेरिकल्स आर ऑफ द एनसीईआरटी और इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किया था वो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही था। अब हमने नया टॉपिक करना है। आज हमारा नया टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर अब हम काम करते हैं। आप बेटा वीडियोस को पॉज करके जो है क्वेश्चंस को राइट डाउन कर सकते हैं
क्योंकि मैं अगर रुकूंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा और मैं आपको उतना ज्यादा कंटेंट जो है वो 30 मिनट्स के अंदर नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए आप वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस को आराम से राइट डाउन कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट यू कि आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरे लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपके पास एक प्रॉपर जो है वो मटेरियल या प्रॉपर एक नोटबुक जो है वो प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाए, ताकि उनके बेसिस पे उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स एंड ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है उनको टैकल कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको एक जो जनरल स्टेटमेंट है या जनरल लाइन जो हम लिखेंगे वो सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं। इट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली या इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स कि 4 रेजिस्टर्स का जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बेसिकली 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है जो कि एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड या अरेंज्ड भी कह सकते हैं, कनेक्टेड और अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज जो है इनको कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से जो 2 रेजिस्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू नोन होती है और एक रेजिस्टर हम वेरिएबल सपोज करते हैं, और जो दूसरा रेजिस्टर है जो लास्ट रेजिस्टर दैट इज 4th वन रेजिस्टर, उसकी वैल्यू को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मतलब इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड और अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज ऑफ व्हिच 3 रेजिस्टर्स आर नोन। 3 resistors are known and 1 is unknown। और एक रेजिस्टर जो होता है वो आपका अननोन होता है। हमारा टारगेट यही है कि इस अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को हम नोन रेजिस्टर की टर्म्स में जो है वो निकाल के ले आए। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम वो मुझे इसको रब करके बनानी होगी क्योंकि मुझे बाकी पार्ट जो है इसका डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो ये तो आपके पास जनरल लाइन है, यहीं पे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। अब आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं। सबसे पहले एक रेजिस्टर है दैट इज रेजिस्टर नंबर P, फर्स्ट रेजिस्टर P, जिसकी वैल्यू नोन है, तो P रेजिस्टर है। यहाँ पे आपके पास सेकेंड रेजिस्टर है, ठीक है। सेकेंड रेजिस्टर को हम Q सपोज कर लेते हैं, तो PQ। उसके बाद आपका थर्ड रेजिस्टर है दिस, बीच में आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है दिस गैल्वेनोमीटर G विच इज ऑल्सो हैविंग सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो दिस इज योर रेजिस्टर P, दिस इज Q, दिस रेजिस्टर इज R एंड दिस रेजिस्टर इज S। अब मैंने आपको बोला है कि आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं जिनको हमने ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करना है। यहाँ पे हम साथ में एक की लगा देते हैं दैट इज अ की K, जिसको हमने क्लोज रखना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इसको A मार्क कर लो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को हमने मार्क करना है। तो ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। A और C पॉइंट को हमने कनेक्ट कर देना है विद सम सोर्स और लेट्स से अ बैटरी, और इस बैटरी का जो EMF है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, कैपिटल E, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आपके पास PQRS, इसमें से 3 रेजिस्टर्स आपके पास क्या होंगे, नोन रेजिस्टर। लेकिन 3 रेजिस्टर नोन कौन से हैं, P इज नोन, Q इज नोन, R की वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो R को हम क्या सपोज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टर। ये एरो बनाने का मतलब क्या है कि आप रेजिस्टर की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना मर्जी उसको चाहे रख सकते हैं। और जो S का रेजिस्टेंस है, इस S को ही हम क्या सपोज करते हैं, जनरली अननोन रेजिस्टेंस। हमारा टारगेट है इसी S को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ P, Q एंड R। तो 3 नोन रेजिस्टर, एक अननोन रेजिस्टर है। इन 3 रेजिस्टर्स में से 2 की वैल्यू फिक्स है और एक की वैल्यू जो है वो क्या है, वेरिएबल, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद करंट्स हम बनाते हैं सबसे पहले। अब बैटरी है, बैटरी तो करंट डालेगी सर्किट में, तो करंट, टोटल करंट हमने सपोज कर लिया I करंट इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे करंट के होने 2 पार्ट्स, तो एक हिस्सा जो है वो करंट का यहाँ पे शिफ्ट हो गया और एक हिस्सा करंट जो है वो यहाँ पे चला गया। तो इस साइड पे यानी AD ब्रांच के अंदर जो करंट गया, लेट से उसे हम I1 ले रहे हैं,
और B से A से B पॉइंट के ऊपर जो करंट गया उसे हम I2 सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप I2 की जगह I माइनस I1 भी ले सकते हैं। अब करंट जो है वो इक्वली डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि P का रेजिस्टेंस का वैल्यू और R का रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर दोनों के रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज डिफरेंट है तो जो करंट I है वो इधर I/2 और इधर I/2 डिवाइड नहीं होगा, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है करंट की। तो एक ब्रांच में हमने करंट I1 सपोज कर लिया, दूसरी ब्रांच में जो करंट है वो आपने I2 सपोज किया है। ये I2 जो है दिस इज बेसिकली I माइनस I1, तो I माइनस I1 को ही हम I2 लिख रहे हैं। खैर इस डेरिवेशन में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लूप लॉ है ही नहीं, तो हम डिफरेंट जो है सिंबल्स भी सपोज कर सकते हैं। अब ये I2 करंट जाएगा दिस पॉइंट B के ऊपर। अब B पॉइंट के ऊपर अगेन करंट को 2 पाथ्स मिल रहे हैं और इन दोनों पाथ्स के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को भी हम सपोज कर लेते हैं दैट इज कैपिटल G। तो यानी करंट का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, तो उस गैल्वेनोमीटर के करंट को हमने सपोज कर लिया IG, और बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है, I2 में से IG अगर नीचे चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, I2 माइनस IG। तो इस क्यू के अंदर जो करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर दैट इज I2 माइनस IG। अब D पॉइंट पे देखें, I1 करंट यहाँ से आया और IG करंट यहाँ से आया, तो I1 एंड दिस IG दोनों इंटरमिक्स हो गए और इस पॉइंट यानी D से C लाइन के बीच में यानी S रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट ट्रेवल करना है वो क्या होगा, I1 प्लस IG, क्योंकि इस तरफ से I1 करंट आया है और ऊपर से IG करंट आया है, दोनों इंटरमिक्स हो गए इस टर्मिनल पे। अब आगे देखें, अब ये I1 प्लस IG करंट जो कि BC से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है और DC से, और ये BC से जो करंट आ रहा है दैट इज I2 माइनस IG, ये दोनों ही करंट इस C पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, जंक्शन के ऊपर पहुंचेंगे। तो करंट एंटरिंग द जंक्शन 2 है, लेकिन लीव करने का पाथ जो है वो एक ही है। तो यानी सम ऑफ करंट्स व्हिच आर एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो इस जंक्शन C के ऊपर अगर हम करंट्स देखें तो इस जंक्शन C के ऊपर आपके पास करंट I2 माइनस IG है और दूसरा करंट जो एंटर हो रहा है दैट इज I1 प्लस IG। तो IG और IG कैंसिल हो गए, तो ये टर्म बन गई I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 अगर A जंक्शन पे देखें तो A जंक्शन पे आपका टोटल करंट I ही जो था वो दो फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, यानी I1 प्लस I2 में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इस I1 प्लस I2 को हम क्या कह सकते हैं, I। तो यानी हमने जिस I से स्टार्ट किया था हम उसी I पे वापस आ गए, तो हमने सारे करंट जो हैं वो अपने सर्किट के अंदर सही ड्रॉ किए हैं। अब हमने लगाना है लूप लॉ। सबसे पहले आपको क्लियरली दो लूप्स नजर आ रहे हैं, एक तो हम ये लूप लेंगे that is A B D A which we are traversing in the anti-clockwise direction, और दूसरा लूप हम लेंगे B C D and B। तो ये दो लूप लेंगे जिन दोनों लूपों को हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है। ये तो जो हमने लाइंस अभी लिखी हैं ये तो बेस लाइंस हैं, या जैसे कह सकते हैं कि ब्रीफ में बताना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चीज। अब हमने करना क्या है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है। तो प्रिंसिपल जो है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसे मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। थ्योरेटिकली इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो आप आराम से अपनी बुक में से देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, हमारा काम है हमने ब्रिज को क्या करना है, बैलेंस करना है। यानी हमारा टारगेट है कि ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, यानी ब्रिज को बैलेंस अगर करना है तो कंडीशन क्या होगी, वही कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना है। हमारा यही टारगेट है कि ब्रिज को बैलेंस करना है। सबसे पहले ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमने की के को क्लोज करना है। जब हम की के को क्लोज करेंगे तो IG अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस गैल्वेनोमीटर में से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी गैल्वेनोमीटर में से थोड़ा सा करंट पास होगा, तो गैल्वेनोमीटर तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, तो थोड़ा सा भी करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास होगा तो गैल्वेनोमीटर के जो निडल है उसने डिफ्लेक्शन देनी स्टार्ट कर देनी है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास क्या आ गई, डिफ्लेक्शन आ गई। जैसे ही आपने की को क्लोज किया आपके पास करंट पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर से थोड़ा सा करंट भी इधर पास कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर बीइंग अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर की निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन दे रही है तो इसका मतलब B और D इस पूरी वायर के अंदर आपके पास करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हमने रेजिस्टेंस R को वेरिएबल इसीलिए सपोज किया है कि हमने R की वैल्यू को एडजस्ट करना है इस तरीके से
कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी हमारा प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर, बिकॉज आर को हमने वेरिएबल रेजिस्टर सपोज किया है, तो एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर सच दैट, एस डॉट टी मतलब सच दैट कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, इसका सिंपल मतलब क्या है, सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब जो पॉइंट बी है और पॉइंट डी है वो दोनों ही पॉइंट्स क्या है, सेम पोटेंशियल के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, पी डॉट डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस between, it means that the potential difference between points B and D is equal to 0। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो पूरी वायर में कोई करंट ही नहीं होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन देने का मतलब ही ये है कि बीडी वायर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपके पास IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज गिविंग नो डिफ्लेक्शन। अगर IG की वैल्यू 0 हो गई, R की वैल्यू को एडजस्ट करने पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कहेंगे कि ब्रिज, जो आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ब्रिज इज बैलेंस्ड, कि आपका जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो पहला प्रिंसिपल में हमारा पहला टारगेट यही होता है कि हमें ब्रिज को बैलेंस करना है। अब जब ब्रिज बैलेंस होगा तो एक कंडीशन है, दैट इज IG विल बी इक्वल टू 0। अब S को कैसे फाइंड आउट किया जाए, अब इसी ब्रिज बैलेंस की कंडीशन को यानी IG को 0 हमने करके ही अब S के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि S की वैल्यू को हम नॉन रेजिस्टेंस की टर्म्स में, यानी S की वैल्यू को P, Q और R की टर्म्स में हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास, मैं बता देती हूँ कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। ब्रिज इज बैलेंस्ड और ब्रिज बैलेंसिंग की जो कंडीशन हमें सॉल्व करनी है, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब हमारा टारगेट है कि इस फॉर्मूला P अपॉन Q यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इसको हमने डेराइव करके लेके आना है कि वाकई में जब ब्रिज बैलेंस होगा, यानी जब IG की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास यही कंडीशन जो है वो सॉल्व होके आएगी किरचॉफ के लूप लॉ को लगाने के बाद। अब प्रिंसिपल के बाद हमने करना है इसका प्रूफ, क्योंकि प्रिंसिपल ने हमें ब्रिज बैलेंस के बारे में समझा दिया कि ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। और दूसरी बात जो हमें प्रिंसिपल ने बताई है वो क्या है कि आपने P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S की कंडीशन को अचीव करना है, और अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली बैलेंस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं आपस में। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S सिर्फ तभी होता है जब IG की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, तो इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर IG इज इक्वल टू 0 आप लेते हैं तो इसका मतलब यही है P अपॉन Q किसके बराबर है, R अपॉन S के, और इसी को हम जो है वो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास दो लूप्स हैं, तो अप्लाई द लूप लॉ, मैं सिंपली लिख रही हूँ कि लूप लॉ को हमने अप्लाई करना है। अप्लाई द लूप लॉ टू द लूप ABDA। पहला लूप मैंने लिया ABDA। अब देखें, अब हम A से B जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में करंट है, और करंट की वैल्यू को हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज I2। ठीक है, A से B हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो लिखेंगे माइनस ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है इस पार्ट का, दैट इज P। उसके बाद हम B से D पे आए, B से D जैसे चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका करंट है। अभी आपने IG की वैल्यू को 0 नहीं लेना, अभी आपके पास ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आपने इक्वेशंस बनाने के बाद लगानी है। तो B से D जब हम मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट, अगेन नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल G। उसके बाद D से A आए, तो जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उससे ऑपोजिट करंट है, तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो लिखेंगे प्लस करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस है R, इट इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस पूरे पार्ट में कोई बैटरी या कोई सेल नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास यही तीन टर्म्स आएंगी। तो पहली कंडीशन या पहली इक्वेशन हमने ये कंस्ट्रक्ट कर ली है। उसके बाद अगेन हम लूप लॉ लगाएंगे।
अप्लाई द लूप लॉ टू, अब सेकेंड लूप क्या है, बी सी डी बी, सेकेंड लूप लॉ एंटी क्लॉकवाइज बी सी डी बी। अब इसके ऊपर अगर हम लूप लॉ लगाएं तो बी से सी जैसे हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो अगेन इट इज टेकन एज नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस ऑफ I2 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल Q, C से D जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस का साइन आएगा, करंट कितना है IG, I1 पहले लिख लेते हैं, I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस कितनी है S, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप C से D ट्रेवर्स कर रहे हैं लेकिन करंट जो है वो ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद D से B जब हम जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो अगेन पॉजिटिव, तो प्लस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिंस अब हमने ब्रिज को बैलेंस करना है, क्योंकि जब हम ब्रिज को बैलेंस रखेंगे तभी हमारे पास S का आंसर आएगा, तो लिखेंगे एज ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका मतलब देयरफॉर आपके पास गैल्वेनोमीटर करंट IG की वैल्यू क्या होगी 0। अगर IG की वैल्यू को 0 हम पुट कर दें इन द इक्वेशन नंबर 1, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 1 में IG 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये टर्म बन गया माइनस I2 इंटू पी, IG को 0 किया तो 0 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या है प्लस I1 इंटू आर, इट इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर लेके जाओ क्योंकि माइनस की थी, तो ये बन गया I1 इंटू आर इज इक्वल टू I2 इंटू पी, तो एक तो कंडीशन ये आ गई, दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन। उसके बाद यही ब्रिज बैलेंस की कंडीशन को आप सेकंड इक्वेशन पे भी अप्लाई कर दो, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 में अगर हम IG को 0 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ 0 कर दिया तो माइनस I2 इंटू क्यू हो जाएगा, तो माइनस I2 इंटू कैपिटल Q, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 करेंगे तो I1 इंटू एस प्लस I1 इंटू कैपिटल S इज इक्वल टू, क्योंकि IG को 0 किया ये पूरा फैक्टर खत्म, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी I2 इंटू क्यू को एक तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा I1 इंटू एस इज इक्वल टू I2 इंटू क्यू, यहाँ तक आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो IG इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे आपने दो इक्वेशंस निकाल ली हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, दोनों को डिवाइड करें तो बनेगा I1 मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू I2 इंटू पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे I1 इंटू एस इज इक्वल टू I2 इंटू क्यू, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो ये टर्म बन गया P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास बस यहीं पे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस सॉल्व हो गया। तो यही हमने आज करना था। थैंक यू सो मच, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।